नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल से ही अपर निजी सचिव का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। दोस्तों, फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग भी देरी ना करते हुए आप वेबसाइट पर जाएं और एप्लीकेशन को जल्द ही भर दें दोस्तों, ठीक है। नहीं तो सर्वर की प्रॉब्लम कब हो जाती है यह कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए आप यह जल्दी करें दोस्तों। और हम पिछले वीडियो में दोस्तों अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी है दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो तरफ से आई हुई है, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हमने दिया है, जिसकी आपको आवश्यकता होती है विशेष करके पाठ्यक्रम के बारे में दोस्तों। तो वहाँ से जाएं उस वीडियो में, ठीक है, और उसको जरूर देखें मित्रों, ठीक है। तो दोस्तों, हिंदी के क्रम में जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में जो हिंदी का लेक्चर था हमने संधि को समाप्त किया है, ठीक है दोस्तों। उसको प्रैक्टिस करवाना है, प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे दोस्तों। इसी क्रम में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हिंदी का जो सिलेबस है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम समझेंगे कि वास्तव में जो पद होता है, शब्द होते हैं, शब्द और पद मीन्स पद के भेद के संबंध में हम पढ़ेंगे कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है, ये भी जानेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो पद होता है उसके संबंध में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो वास्तव में जैसा कि आपको पता है, यदि हम शब्द और पद की बात करें दोस्तों, तो जो शब्द होता है दोस्तों वह स्वतंत्र होता है, मीन्स वह किसी के साथ में नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कमल, तो यह क्या है दोस्तों, शब्द है। यदि हम इसी बात को कहते हैं दोस्तों कमल पानी में खिलता है, तो यह जो कमल है, जो एक वाक्य बन गया दोस्तों, कमल पानी में खिलता है। यहाँ जो कमल है यह कमल शब्द नहीं है, बल्कि यह कमल क्या है, पद है। और किसका पद है, इस वाक्य का, कमल पानी में खिलता है। तो इस वाक्य का जो कमल है वह पद है, ठीक है दोस्तों, ना कि शब्द है। शब्द तो तब होता है जब उस शब्द के साथ में कोई भी शब्द ना जुड़ा हो दोस्तों, ठीक है। अर्थात जो शब्द हो स्वतंत्र होता है, शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है। जैसे हम कहते हैं कमल, ठीक है, पानी कहते हैं, तो ये सब क्या होता है, शुद्धोधन कहते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं दोस्तों यह स्वतंत्र होते हैं। और जब यही शब्द एक वाक्य में हो जाता है, तो यही जो शब्द होता है वह शब्द ना कहकर दोस्तों इसे पद कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि वास्तव में जो पद होता है, पद के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। पढ़ेंगे कि वास्तव में जो पद होता है क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं। हम बिल्कुल संपूर्ण तरीके से इसको विस्तृत तरीके से हम पढ़ेंगे दोस्तों। जो पद होता है, जैसा कि आपको हमने बताया, जैसे कह दें कि जैसे होता क्या है दोस्तों, ये हो गया शब्द और यहां पर मान लें क्या है, ये पद है दोस्तों। एक शब्द है और क्या है, पद है दोस्तों, ठीक है। अब हम शब्द ले लेते हैं दोस्तों। एक शब्द हो गया मोहन, ठीक है, और एक शब्द हो गया किताब, और अगला शब्द हो गया पढ़ना, ठीक है दोस्तों। ये शब्द है, मोहन हो गया, किताब हो गया, ये पढ़ना हो गया, ये क्या है, शब्द है। लेकिन यदि हम वाक्य लिख दें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मोहन किताब पढ़ता है, ठीक है दोस्तों। यदि हम इसी जो ये शब्द हैं इसको हम मिक्स करके इनके माध्यम से हम क्या बना दिए दोस्तों, एक वाक्य बना दिए, मोहन किताब पढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाक्य है, ये पूरा क्या है, वाक्य है। लेकिन यदि हम अलग अलग बात करें, इसकी बात करें, तो यह क्या है दोस्तों, पद है। और एक किसका पद है, इस वाक्य का एक पद है। इस मोहन को हम इस समय शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि यह वाक्य में जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर इसी को हम अलग कर दें, इस प्रकार मोहन की प्रकार यहां कर दें, तो यह स्वतंत्र हो जाता है, मीन्स इसके साथ में कोई भी शब्द नहीं जुड़ा होता है। तो यह उस समय क्या कहलाता है दोस्तों, शब्द कहलाता है, ठीक है। यह अगर हम किताब की बात करें तो यह भी क्या है दोस्तों, पद है।
किसका पद? इस वाक्य का पद है। पढ़ना भी क्या है दोस्तों? पद है। उम्मीद करते हैं आपको पद और शब्द समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वास्तव में जो शब्द और पद होता है, इन दोनों के बीच में एक जो बेसिक अंतर होता है दोस्तों, ये हमने समझा। ठीक है, कि जो शब्द और पद है इसको हमने समझा दोस्तों। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पद के वास्तव में जो भेद होते हैं वह क्या होता है, इसके संबंध में हम जानते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि पद और शब्द में अंतर क्या होता है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि पद के जो भेद होते हैं उसके बारे में। तो पद के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों विकारी और एक होता है अविकारी। ठीक है, इसको हम विस्तार तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो जो विकारी होता है, आप विकार शब्द से ही यदि आप समझें तो विकार का मतलब ही होता है दोस्तों बदलाव, परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, विकार का मतलब होता है बदलाव होता है, या परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो जिस शब्द में ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द में एक विकार उत्पन्न होता है अर्थात बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विकारी। अब यह कैसे परिवर्तन होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है, हम उसके परिभाषा पर यदि गौर करें दोस्तों तो आप परिभाषा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और कार के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक अथवा काल के आधार पर उनमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, वह क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और यही बिल्कुल इसी का विपरीत जो परिभाषा है दोस्तों वह अविकारी का है। ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है अर्थात जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है या बदलाव किया नहीं जा सकता है, वह क्या होते हैं दोस्तों? अविकारी होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे, विकारी और अविकारी में दोस्तों। ठीक है, जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। जैसे हम विकारी शब्द की बात करें, विकारी शब्द का परिभाषा क्या बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि क्या कह रहा है विकारी शब्द में, कि ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होता है किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक, ठीक है, या काल के आधार पर उनमें परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें, जैसे शब्द होता है लड़का। ठीक है दोस्तों, शब्द होता है लड़का। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे लड़का को यदि हम परिवर्तित करें, लिंग के आधार पर परिवर्तित करें दोस्तों, तो क्या हो जाता है? यह लड़की हो जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो यह शब्द है इसमें एक विकार उत्पन्न हो रहा है कि वास्तव में वह लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे हो जा रहा है, ये आपने देखा। ठीक है, और इसी में हम बात करते हैं दोस्तों, इसी को हम यदि बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक समूह का बोध करने लगता है, बहुवचन का बोध करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है विकार, कि इसमें विकार उत्पन्न हो गया। जब विकार उत्पन्न हो गया दोस्तों तो यह क्या होता है? विकारी शब्द हो गए। ठीक है, इसी में यदि हम उदाहरण लें तो जैसे होता है मैं। ठीक है दोस्तों, मैं भी एक विकारी शब्द है। जैसे मैं को हम लिख सकते हैं मुझे, मुझको, मुझसे। तो इसमें भी क्या हो रहा है? ये हो गया, होता क्या है? शब्द है मैं। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं मुझे, ठीक है, मुझको। ठीक है दोस्तों, मुझसे। देख पा रहे होंगे इसमें कारक को जोड़ दिया गया तो हो गया क्या? मुझको। इसमें कारक से जोड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? मुझसे। तो इस प्रकार जो मैं है उसमें एक विकार उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यह क्या है? विकारी शब्द है। वहीं यदि हम अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द का
क्या है कि लिंग वचन कारक तथा काल के आधार पर जिसमें परिवर्तन ना हो वो क्या होते हैं मित्रों, वह अविकारी शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम, ठीक है, उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाता है, जैसे होता है यथा, ठीक है, यथा को आप किसी भी आधार पर परिवर्तन, इसमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यथा। या फिर यही कह दें दोस्तों आज, ठीक है, आज में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है मित्रों। या यही कह दें हम इधर, क्या कह दें दोस्तों, इधर, तो क्या इधर में कोई परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी में कह दें उधर, ठीक है दोस्तों, तो उधर में भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आप समझ पा रहे होंगे मित्रों, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो विकारी और अविकारी शब्द हैं, विकारी और अविकारी शब्द हैं, इनके बारे में अलग अलग विस्तार पूर्वक हम देखते हैं दोस्तों। विकारी शब्द, सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में बात करते हैं मित्रों, ठीक है। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी व्याकरण आता है दोस्तों, वहां विकारी शब्द या यूं कहें तो पदबंध से, पद से संबंधित प्रश्न 100% आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो अब हम विकारी शब्द के बारे में बात करते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं दोस्तों, यह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। क्या? एक होता है संज्ञा, ठीक है दोस्तों, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है दोस्तों। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 होते हैं दोस्तों। यदि आप इनको बेहतर तरीके से आप पढ़ लिए, ठीक है, तो आपका विकारी और अविकारी शब्द में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, आप समझ पा रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो संज्ञा होता है, संज्ञा में भी विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, संज्ञा में भी विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, तभी इसके प्रकार में आया, इसका भेद हुआ, ठीक है। अगला जो होता है सर्वनाम, सर्वनाम में भी क्या होता है दोस्तों, विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है दोस्तों। उसी प्रकार जो क्रिया होती है, ठीक है, क्रिया में भी विकार उत्पन्न होता है, और जो विशेषण होता है दोस्तों, इसमें भी क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, ठीक है मित्रों। अब हम एक एक करके जो विकारी शब्द के भेद हैं इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण है। तो अब हम सर्वप्रथम संज्ञा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, संज्ञा के बारे में हम बात करते हैं कि संज्ञा क्या होते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा आप लोग, संज्ञा, संज्ञा के संबंध में हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जो संज्ञा होता है दोस्तों, ठीक है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव या स्थान के नाम का जहां बोध होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, संज्ञा होती है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है, संज्ञा उसे कहते हैं दोस्तों जहां पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव का बोध होता है, वहां पे क्या होता है, संज्ञा होता है दोस्तों, ठीक है। आप इसको जो परिभाषा है संज्ञा की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, इसके संबंध में हम बात करते हैं। क्या है दोस्तों, यदि हम परिभाषा की बात करें, संज्ञा की परिभाषा, तो क्या हो जाए दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान, जीव अथवा भाव को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे मोहन, ठीक है, मोहन क्या है, एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। इससे ध्यान दीजिएगा, इससे अन्य किसी संज्ञा का बोध नहीं होता है। ठीक है, यदि हम इसी में बात करें हिमालय, ठीक है दोस्तों, हिमालय क्या है, यह एक तरीके से स्थान है या विशेष स्थान है। ठीक है, विशेष जगह है। तो हिमालय, आपको पता है कि हिमालय जो पर्वत है वह एक ही है, अन्य कोई हिमालय नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यह भी क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है। यदि हम उसी में बात करें, स्थान की बात कर लें, आगरा, ठीक है, जीव की बात कर लें दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे व्हेल, ठीक है, व्हेल कह रहे हैं ना कि मछली कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यदि हम मछली की बात कर देते कि मछली जो शब्द है वह संज्ञा है, तो वह संज्ञा तो होती है, लेकिन वह कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो व्हेल जो होगी वह एक विशेष प्रजाति की क्या है, मछली है, व्हेल हो जाएगा। वहीं पर यदि हम बात करें दोस्तों, गंगा, यह भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, मछली भी एक क्या है दोस्तों, संज्ञा है, वस्तु है। भाव जैसे क्रोध भी क्या है मित्रों, एक संज्ञा है। क्योंकि आप परिभाषा के अकॉर्डिंग आप देखें तो जो भाव होता है वह भी संज्ञा होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ आपका संज्ञा की परिभाषा। आपने एग्जाम्पल देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या भाव को क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा आप उदाहरण देखा कि मोहन, हिमालय, आगरा, व्हेल, गंगा, क्रोध, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये संज्ञा होते हैं। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, संज्ञा के जो भेद होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो जो हमारे परीक्षाओं में, ठीक है, परीक्षाओं में जो जहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों, हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे तो अर्थ के आधार पर जो संज्ञा का प्रकार होता है वह 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, किंतु जो व्युत्पत्ति के आधार पर होता है वह 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो जो ये 3 प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, वह भी किसमें आ जाएंगे, अर्थ के आधार वाले 5 प्रकार के भेद में दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, जो अर्थ का आधार पर जो 5 भेद होते हैं दोस्तों, उसके आधार पर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा के भेद के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, संज्ञा वास्तव में अर्थ के आधार पर जो होता है वह 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें हम, होता क्या है दोस्तों, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है मित्रों, जो पहला प्रकार होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा होता है दोस्तों, दूसरा जातिवाचक होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो होता है वह समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा होता है मित्रों। ठीक है, चौथा क्या होता है दोस्तों, चौथा होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। और पांचवा जो होता है मित्रों वह क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये इसके
जो संज्ञा होती है, संज्ञा का जो भेद होता है वह अर्थ के आधार पर जो होता है मित्रों, वह कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक होता है दोस्तों, जातिवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, और समूहवाचक होता है, और भाववाचक होता है मित्रों। ठीक है, तो इसको हम जो यहाँ संज्ञा के भेद हैं इनको हम भी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप यहीं से नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है दोस्तों, यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष शब्द यहां आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हो मित्रों, तो वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराते हो, ध्यान दीजिएगा, वस्तु के नाम का बोध कराते हो, किसी स्थान के नाम का बोध कराते हो, या किसी प्राणी के नाम का बोध कराते हो, वहां पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यदि हम बात कर रहे हैं, हम कहें निखिल, ठीक है दोस्तों, तो निखिल क्या होगा? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं लड़के या बालक, ठीक है, हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे हैं निखिल, तो निखिल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। हम बात करें यदि स्थान के बारे में, जैसे कह दें प्रयागराज, ठीक है, तो प्रयागराज भी एक विशेष स्थान का नाम है। कह दें आगरा, तो आगरा भी क्या है दोस्तों? एक विशेष स्थान का नाम है। ठीक है, यदि हम कह दें रामचरितमानस, तो क्या हो जाएगा? यह एक विशेष पुस्तक का नाम है। ठीक है, कामायनी, यह भी एक विशेष पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार गंगा, गंगा मीन्स यह एक विशेष नदी का नाम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण लिख दे दोस्तों, निखिल, निखिल, गंगा, हिमालय, ठीक है, और प्रयागराज आदि। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हो। परिभाषा आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, जैसे हम परिभाषा को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो उसको आप नोट करते चलिएगा। यदि हम इसका जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वाक्य प्रयोग पर यदि हम बात करें, वाक्य प्रयोग पर जो प्रयोग आधारित पर जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उस पर यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो क्या होता है? जैसे हम बात करें दीपक सुबह से पढ़ रहा है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न इसमें यह कह रहा है कि निम्न वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है और परीक्षाओं में पूछता भी है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपको ये बताना होता है कि कौन सी संज्ञा है दोस्तों। तो दीपक में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। अब यहीं पर यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरे प्रश्न की बात करें, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? ताजमहल, ध्यान दीजिएगा, ताजमहल आगरा में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न है। अब यहां पर जैसे हमने क्या कहा कि जो पहला प्रश्न था उसमें हमने कहा कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, तो आपने कहा दीपक।
लेकिन इस प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न है, यहां पर प्रश्न थोड़ा सा बदला हुआ है दोस्तों, और प्रश्न आपका वैकल्पिक आधारित है। और प्रश्न आपका बनता है कि निम्नलिखित वाक्य में कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, इसमें रेखांकित नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है, अंकों में पूछ रहा है कि बताइए कि जो दूसरा प्रश्न है उसमें कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो ताजमहल है यह भी एक विशेष स्थान है, विशेष क्या है, और विशेष नाम है। और यह जो आगरा है वह भी एक क्या है, विशेष स्थान है, विशेष नाम है। तो आप देख पा रहे होंगे जो दोस्तों, जो यहां पर व्यक्तिवाचक की संज्ञा है वह कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं और प्रश्न आए भी हैं दोस्तों, कि जो वाक्य है इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी कितना संख्या है, या कोई भी संज्ञा पूछ लेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कोई भी किसी के बारे में पूछ सकता है कि रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है या कितने संज्ञा इसमें है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में व्यक्तिवाचक संज्ञा आया होगा। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वास्तव में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जाति का बोध दिलाता है। जैसे अभी हम कह दें पर्वत, ठीक है, तो आपको पता ही पर्वत एक तो है नहीं। जैसे इसके पहले वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने बात किया, जो हिमालय होता है, हिमालय एक ही तो है। लेकिन यदि हम पर्वत की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है नीलगिरी भी पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है। तो ये पर्वत जो है दोस्तों, यह पर्वत एक जाति का बोध कराता है। तो जो जातिवाचक संज्ञा है वह किसी जाति का बोध कराते हैं दोस्तों। तो आप परिभाषा नोट कर लें, परिभाषा को लिख लें दोस्तों। ठीक है, जो शब्द किसी प्राणी, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, जो शब्द, या आप साफ साफ नोट कर लें, ऐसे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यदि हम कहें, उदाहरण के आधार पर कहें दोस्तों, तो होता है फल। फल क्या है दोस्तों, फल यह एक जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम किसी विशेष फल का नाम ले लें, आम, तो आम क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ साथ में यदि आम को हम और भी जोड़ें दोस्तों, तो आम में एक और संज्ञा आ रही है, उसको हम आगे बताने वाले हैं। तो फल की यदि हम बात करें तो फल एक, कई फल होते हैं, संतरा होता है, मौसमी होता है, आम होता है, केला होता है। ये सब फल, जो फल है वो फल के जाति का बोध करा रहा है, अर्थात जो फल है वह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, अब उसी में हम बात करें सब्जी। सब्जी क्या है, यह भी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, वहीं गाय की बात करें, गाय, ठीक है, गाय, तो गाय क्या है दोस्तों, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यही मनुष्य की बात करें, मनुष्य भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, पर्वत की क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद कर रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि जातिवाचक जो संज्ञा है आपके समझ में आया होगा। यदि हम प्रयोग के आधार पर इसका बात करें दोस्तों, जो प्रयोग के आधार पर बात करें, तो कहा जो उदाहरण ले या प्रयोग के आधार पर यदि हम इसका प्रयोग करें तो लिखे हैं, टोकरी में फल रखा है। वाक्य प्रयोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, एक वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं कि टोकरी में फल रखा है। ठीक है, टोकरी में फल रखा है। अब यहां पर प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में जातिवाचक संज्ञा की संख्या कितनी है। निम्नलिखित वाक्य में जातिवाचक संज्ञा की संख्या कितनी है, आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।
ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो टोकरी है यह भी क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। टोकरी में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है ना, टोकरी। और फल जो है यह भी जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार इसमें, इस वाक्य में जो जातिवाचक संज्ञा की संख्या होती है दोस्तों वह 2 हो जाती है। जातिवाचक जो संज्ञा होती है दोस्तों इस वाक्य में कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। ठीक है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आपको साफ साफ या दिखाई दे रहा हो वास्तव में समूहवाचक वास्तव में होता क्या है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी भीड़ का बोध होता हो, ठीक है, समूह का बोध होता हो, ठीक है, समूह, और समूह का वो बोध कहां होता है, जैसे हुआ भीड़ हुआ दोस्तों, मेला हो गया, ठीक है, कोई टीम हो गई जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, ठीक है, या कोई परिवार हो दोस्तों, तो परिवार में भी चूंकि एक सदस्य तो होता नहीं है, जब परिवार शब्द हो आ गया इसका मतलब वहां पर एक समूह है, ठीक है, कम से कम 3 से 4 5 लोग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह सैनिक, सैनिक भी क्या होता है, सेना जो होती है वह भी क्या होती है, एक भीड़ ही होती है, एक समूह होता है। तो ऐसे शब्द जिनसे एक समूह का बोध होता हो, जिनसे किसी समूह का बोध होता हो, समुदाय का बोध होता हो, वहां कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे अभी हमने बताया, जैसे कि सैनिक हो गए, सेना, मेला हो गया दोस्तों, एक परिवार हो गया, टीम हो गया, कोई फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, वॉलीबॉल टीम, कोई भी टीम। ठीक है, तो यह क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ठीक है, मेला हो गया, भीड़ हो गया, सेना हो गया, क्रिकेट टीम हो गया दोस्तों, ठीक है, क्रिकेट टीम हो गया, आज ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब होते हैं समूहवाचक संज्ञा होते हैं। अब हम उसके बाद बात करेंगे दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों, द्रव्यवाचक ऐसे शब्द जिनसे किसी द्रव, गैस, ठोस का बोध होता है दोस्तों, या मापतौल का बोध होता है। ठीक है, जैसे मापतौल करते हैं तराजू के माध्यम से, तो ऐसे शब्द जिनमें ठोस, द्रव, गैस या साथ साथ में मापतौल का बोध होता है, वहां पर क्या कौन सा संज्ञा होता है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे मोहन बाजार से 1 लीटर दूध लेकर आया, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो 1 लीटर दूध है, ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, दूध क्या है, एक द्रव है, तो यह हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, गैस द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, हीरा, हीरा में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह धातु है। ठोस, द्रव, गैस, हमने कहा ठोस, द्रव, गैस, साथ साथ में जो ठोस है वह क्या है, हीरा है, तो यह क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा मित्रों। ठीक है, कोयला क्या हो जाएगा, कोयला भी एक क्या है, धातु, ये मीन्स क्या है, धातु, अधातु प्रकार की एक वस्तु है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो उदाहरण स्वरूप कोयला, हीरा, गैस, पानी, तेल, दूध, दही आदि, ये क्या है दोस्तों, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं मित्रों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपके समझ में आया होगा। जैसे यदि हम वाक्य प्रयोग के आधार पर यदि हम प्रश्न करें दोस्तों, वाक्य प्रयोग के आधार पर यदि प्रश्न करें तो प्रश्न क्या बन जाता है दोस्तों, जहां कोयला होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यदि हम करें दोस्तों, प्रश्न जहां
कोयला होता है वहां हीरा भी होता है। ठीक है, ये एक प्रश्न के रूप में आपको दिया जाएगा दोस्तों। जहां कोयला होता है वहां हीरा भी होता है, और आपसे प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन से शब्द, या सबसे पहले कौन से शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, और दूसरा जो यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा की संख्या कितनी है। ये दो प्रकार से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे और इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, कि किसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है और कितने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कोयला है दोस्तों, कोयला यह द्रव्यवाचक संज्ञा है और हीरा में भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार इस वाक्य में जो द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 2 हो गई। ठीक है मित्रों, तो आप इस प्रकार से किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हमने देखा द्रव्यवाचक संज्ञा के संबंध में। अब हम इसी के आगे बात करते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो जो भाववाचक संज्ञा होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन शब्दों से किसी भाव का बोध होता हो, जिन शब्दों से किसी भाव का बोध होता हो, गुण का बोध होता हो, अवस्था का बोध होता हो, दोष का बोध होता हो, ये क्या है? ये भाव है। गुण भी क्या है? एक भाव है। दोष भी क्या है? एक भाव है। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध होता है, वहां पे क्या होता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे कि यदि हम कह दें कि मोहन को एक्सीडेंट देखकर बहुत ही दुखी हुआ, मोहन एक्सीडेंट देख करके बहुत ही दुखी हुआ, तो यहां पर क्या हुआ? उसको एक भाव प्रकट हुआ। एक जो भाव प्रकट हुआ दोस्तों, वह कौन सा भाव प्रकट हुआ? उसके दुखी का भाव प्रकट हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। तो यहां पर क्या हुआ? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और जो भाववाचक संज्ञा का शब्द होगा वह क्या होगा दोस्तों? दुख होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पे आ रहा होगा दोस्तों। वहीं पे यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, कि जैसे हंसना, हंसना में क्या है दोस्तों? एक भाव है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है तो क्या होता है? हंसता है। ठीक है, हंसना, हंसना क्या हो जाएगा दोस्तों? रोना। और जो हंसना या जो शब्द होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भाववाचक संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, उन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो भाववाचक संज्ञा होती हैं उन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है, और ना ही उन्हें देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बस जो हमारे भाववाचक संज्ञा है। जैसे दुखी होना, कोई व्यक्ति दुखी होता है तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला क्या है, कि दुखी है, इसे कुछ हो सकता है, कुछ हुआ होगा, कोई समस्या हुई होगी। ठीक है, तो आप ये फील कर रहे होते हैं कि सामने वाले को कोई परेशानी है। कोई रो रहा होता है तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे। आप जैसे ही वो रोने की आवाज सुनते हैं या रोता हुआ किसी को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता होगा इसे कोई समस्या है। आप इस चीज को फील कर रहे होते हैं और आप सोचते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है वह ना तो मीन्स भाववाचक को जो जिस शब्द में बोध होता है उस शब्द के माध्यम से हम किसी चीज को फील करते हैं, ना तो देखते हैं और ना ही उसे टच कर सकते हैं दोस्तों, ना ही उसे स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। हंसना, रोना, आश्चर्य होना, दुखी होना आदि, ये क्या है दोस्तों? ये भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह था संज्ञा, और हमने देखा कि जो संज्ञा के 5 भेद हैं वो उनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ा, उदाहरण भी करके पढ़ा, और उससे प्रश्न कैसे बनते हैं दोस्तों ये भी हमने समझा।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है आरओ की परीक्षा में यहाँ नहीं बनता है, लेकिन यूपीएसआई की परीक्षा में साथ साथ में बीसीएस की जो प्री की परीक्षा होती है वहां पे ऐसे प्रश्न बनते हैं। और उत्तराखंड पीएससी में जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर या अन्य जो परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आती है वहां पर ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, साथ साथ में महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि जो अपर निजी सचिव की परीक्षा होने वाली है उसमें इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर बनते हैं दोस्तों, 1-2 प्रश्न फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कहते हैं भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है दोस्तों, भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो यदि हम यहां पर प्रश्न करें कि जो भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उसमें कौन सा जो रेखांकित यदि हम शब्द कर दें तो उसमें कह दे कि कौन सी संज्ञा होगी, तो ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो इसमें एक प्रश्न बन जाता है क्या कि भारत की आजादी में जो गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा योगदान है, तो इसमें जो गांधी शब्द है वह किस प्रकार की संज्ञा का बोध कराता है दोस्तों। तो आप इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें साफ कहा जा रहा है गांधी के बारे में कहा जा रहा है, गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है। इसका मतलब गांधी जो है वह कौन सी संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि यहीं पर प्रश्न ऐसे कर दे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि भारत की सत्ता पर जरूरी नहीं है कि गांधी परिवार की ही सीट आए, और या ये कहें कि भारत की सत्ता में, भारत की राजनीति में जरूरी नहीं है कि गांधी परिवार की ही सत्ता हो। तो पहले सेंटेंस में आपने देखा कि जो कहा जा रहा है कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो गांधी जी विशेष करके महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता था, सिर्फ एक लोग के बारे में कहा जाता था दोस्तों, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि भारत की जो राजनीति है जरूरी नहीं है कि उसमें गांधी परिवार की ही सत्ता हो दोस्तों। तो जो गांधी परिवार है, ठीक है, जो गांधी परिवार है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह क्या है दोस्तों, एक समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि गांधी परिवार है, ठीक है, यह क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार आगे हम यदि बात करें दूसरे प्रश्न की, दूसरे प्रश्न बनता है कि मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। अब हम यहां पर जो परिवार है यह कौन सा है दोस्तों, यह परिवार समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, परिवार जो है यह समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन यह कहते हैं कि इस कॉलोनी में सभी परिवारों को आधार कार्ड बनवाना है, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को, ध्यान दीजिएगा, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को आधार कार्ड बनवाना है। तो जो सभी परिवार है दोस्तों, ठीक है, यह परिवार की जाति का बोध करा रहा है। यह परिवार की जाति का मतलब ये परिवार, वो परिवार, तीसरा परिवार, चौथा परिवार, जो कॉलोनी का परिवार है, अलग अलग परिवार है, वह परिवार की जाति का बोध करा रहा है। इसका मतलब वह क्या होगा, जातिवाचक समूह होगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होगी। और वहीं पर यदि हम कह रहे हैं कि नहीं हमारा परिवार जो है वह दिल्ली में रहता है, तो ये जो परिवार है यह समूह वाचक संज्ञा का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह जो संज्ञा है आपके समझ में आई होगी। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।